तो दिल्ली की 70 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है और सबसे दिलचस्प ये है कि दिल्ली में शाम 5 बजे तक 63% वोटिंग हुई है। सेंट्रल दिल्ली में शाम 5 बजे तक 63.6% वोटिंग हुई है। वहीं ईस्ट दिल्ली में 5 बजे तक 64.78% वोटिंग हुई है। नई दिल्ली में 5 बजे तक लगभग 60% वोटिंग हुई है। नॉर्थ दिल्ली में 5 बजे तक 65% वोटिंग हुई है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 66.37% वोटिंग हुई है। वहीं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में 62.1% वोटिंग हुई है। साउथ दिल्ली में 5 बजे तक 61% वोटिंग हुई है। वहीं वेस्ट दिल्ली में लगभग 65% वोटिंग हुई है। दिल्ली की 70 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। सिर्फ वही लोग इस वक्त पोलिंग स्टेशन पर मौजूद रहे होंगे जो लोग इस वक्त पोलिंग बूथ के अंदर घुस चुके होंगे, उनके ही वोट डाले जाएंगे। इस वक्त वोटिंग का जो पारंपरिक तरीका है 8 से लेकर 6 बजे तक का, वो वक्त खत्म हो चुका है। यानी 63 से लेकर 66% तक 5 बजे तक वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। पूरे दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की अगर बात करें तो 63 से लेकर 66, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है दीपक, दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, पिछले हाल के सालों में देखें तो। बिल्कुल शीतल, अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें, अनुज जी बेहतर हमसे फिगर बताएंगे, फिगर हमेशा उनके पास रहते हैं, आंकड़ों के एक्सपर्ट वो हैं। तो हम बताएं कि लोकसभा चुनाव का रिकॉर्ड भी इस बार टूटने जा रहा है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं एच.एस. ब्रह्मा, उन्होंने भी कहा था कि इस बार लगता है लोकसभा चुनाव का रिकॉर्ड टूटेगा और 70% से ऊपर रिकॉर्ड मतदान होगा। अनुज जी, 2013 के विधानसभा चुनाव, 2014 के लोकसभा चुनाव और अब का चुनाव, रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। दीपक जी, मुझे लग रहा है कि दिल्ली ऐतिहासिक वोटिंग की तरफ है। जो 1972 में 68.86% यानी लगभग 69% की वोटिंग हुई थी, उससे भी अधिक वोट इस बार पड़ने जा रहे हैं। 2013 का विधानसभा चुनाव हुआ 65 कुछ वोट और 2014 की लोकसभा में भी 65% वोट। तो 65% पे अटकी हुई दिल्ली 70% पर जा रही है। और इसका मतलब क्या होता है वो मैं बताने की कोशिश करता हूं आपको। 1,33,00,000 वोटरों में से 93 लाख वोट पड़ेंगे, जो पिछले विधानसभा चुनाव 15 महीने पहले जो हुए थे उससे 15 लाख अधिक वोट होंगे। वो गिनने में 15 लाख अधिक होंगे। इसका मतलब यह है कि लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस को 11-12 लाख वोट मिले, उससे अधिक वोट, नए वोट इस बार गिरने वाले हैं। और विधानसभा चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच का गैप 4.5 लाख वोट था, उससे लगभग 3-4 गुना अधिक वोट पड़ रहे हैं। इसलिए मैं इसे फिर से एक बार वोटों की सुनामी कहूंगा, जैसा कि लोकसभा चुनाव के समय था कि उस सुनामी में बहकर के कुछ भी हो सकता है। वोटों की सुनामी, लेकिन प्रदीप जी एंटी इनकम्बेंसी तो था नहीं फैक्टर। लोग अमूमन इस तरह की वोटिंग एंटी इनकम्बेंसी जब होती है तो देखी जाती है, लोग जबरदस्त तरीके से, जोरदार तरीके से बाहर निकलते हैं। यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी थी नहीं, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। तो क्या वजह लग सकती है कि इस तरह खुलकर लोग आए हैं और ये क्या संकेत देता है? क्योंकि कोई सरकार नहीं थी तो किसी सरकार के खिलाफ जो आप कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। ये पूरी तरह से पॉजिटिव वोट है। लोगों ने एक सरकार को चुनने के लिए किसको चुनना है, उनके सामने 3 विकल्प थे, 3 में से किसी एक को सत्ता संभालने के लिए चुनना था। कोई नेगेटिव वोटिंग उस तरह से इसलिए नहीं है, कोई सरकार नहीं थी जिसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो और उसको हटाने के लिए वोट कर रहे हो और फिर तय करना हो कि किसको लाएं। जो 2013 में दुविधा थी लोगों के सामने, ये तय कर लिया था कि कांग्रेस को हटाना है। लाना किसको है, बीजेपी को या आम आदमी पार्टी को, इसमें दुविधा थी। उस चक्कर में हंग असेंबली आई। इस बार जो भी पार्टी आएगी, ये मतदान बताता है कि स्पष्ट बहुमत से आएगी, कोई हंग असेंबली नहीं होने जा रही है, ऐसा मतदान के प्रतिशत से लगता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद जनता ने ये तय कर लिया है और उसका कारण मैं आपको बाद में बताऊंगा, जैसे जैसे मामला खुलेगा, कि किसको रोकना है। यहाँ पर यह भी फैक्टर महत्वपूर्ण है कि किसको रोकना चाहती है एक पॉलिटिकल पार्टी, किस पॉलिटिकल पार्टी को वो रोकना चाहते हैं और किसको वो आगे लाना चाहते हैं। यहाँ पर जो मुख्य लड़ाई है वो कांग्रेस, वो भारतीय जनता पार्टी और वो आप के बीच है, जहां पे लोगों को ऐसा लगता है, एक परसेप्शन सा बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी और आप के बीच ये मुख्य मुकाबला सा रह गया है। और इन दो पॉलिटिकल पार्टी में किसको रोकना है, किसको लाना है, ये शॉर्ट लिस्टिंग जनता को करनी थी। भारतीय जनता पार्टी का एक अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा चल रहा था, वो घोड़ा लगातार दौड़ते जा रहा था और दिल्ली में उसका एक महत्वपूर्ण टेस्ट होना था। सवाल ये उठता है यहाँ पर
क्या उसको जनता आगे बढ़ाएगी या जनता उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोक देगी? तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसी पर हमारे साथ बहस करने के लिए शीतल खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ा हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के मीडिया सलाहकार रहे अशोक टंडन जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तो हैं ही हैं। प्रदीप सिंह जी मौजूद हैं, अनुज गुप्ता जी मौजूद हैं, प्रभु चावला जी मौजूद हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे साथ बहुत प्रसिद्ध कार्यक्रम सच्ची बात करते हैं। सुधांशु मित्तल जी मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और प्रोफेसर आनंद कुमार जी मौजूद हैं। सुधांशु मित्तल जी, क्या ये अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा दिल्ली आकर रुक जाएगा? दीपक जी, आपको ध्यान होगा मैं पिछली बार परसों भी आपके चैनल पे कहा था कि ये जो सारा माहौल बना और जो दुष्प्रचार हुआ उससे जो भाजपा का समर्थक है, जिसके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि बहुत शिथिल रहता है, कॉम्प्लिसेंट रहता है, वोट देने नहीं निकलता, वो समर्थक जो है इस दुष्प्रचार से एकदम से सत्ते में आ गया और झिंझोड़ दिया गया उसकी आस्थाओं को और वो निकल के आया है, जिसकी वजह से मैं ये अधिक जो वोटिंग परसेंटेज हुई है इसका जो कारण मैं उसमें देख रहा हूँ। यानी प्रभु और जी, मुझे ये बात शुभ संकेत दिखता है। मेरा अपना मानना है कि ये वोटिंग परसेंटेज जो है ये 68, 69, 70% तक भी जा सकती है, क्योंकि आखिरी 1 घंटे में जो लाइनें दिख रही हैं उसके हिसाब से 70% तक जा सकती है। आप ये बता ही नहीं रहे यार, लाइनें बीजेपी के लिए है कि नहीं है? अधिक वोटिंग होना ये भाजपा के लिए शुभ संकेत है। अच्छा ठीक है, भाजपा के लिए शुभ संकेत है। प्रभु हाँ बिल्कुल, मैं यही पूछना चाह रही थी कि जैसा कि आपने कहा कि ये किसी एक पार्टी को रोकने की कवायद जनता की हो सकती है, तो प्रभु जी अगर हम सुधांशु जी की बात माने तो वो उनका ही मानना है कि आम आदमी पार्टी को रोकना चाहती है जनता, क्योंकि उन्होंने बहुत दुष्प्रचार किया बीजेपी के खिलाफ। ये तो नहीं कहा उनके कार्यकर्ता हमारे निकल करके आए, ये भी हो सकता है जब डिमोरलाइज होता है कार्यकर्ता तो संघ का कार्यकर्ता निकल करके बाहर आता है। अगर उन कार्यकर्ताओं की वजह से ये वोटिंग ज्यादा हुई है तो बीजेपी के फेवर में काफी मत पड़ सकते हैं, क्योंकि आखिरी 1 घंटे के अंदर कम से कम 7-8% वोट पड़ी है। परंतु जिस तरह की फिगर्स आप दिखा रहे हैं, देखेंगे ऐसे कि पिछड़े जो लोग हैं, पिछड़े इलाके जो हैं, नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट दिल्ली है, सेंट्रल दिल्ली के पिछड़े इलाके हैं, साउथ दिल्ली के अंदर वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुई है। इसके मुकाबले में वो 60%, 61% पे रुक जाएगी जाकर के। अगर 70% वोटिंग अगर ईस्ट में हुई है जहां पर माइनॉरिटी वोट्स ज्यादा हैं, या नॉर्थ ईस्ट में हुई है जहां माइनॉरिटी वोट्स ज्यादा हैं, तो ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज सकती है। क्योंकि मैं जिस बूथ में आज सुबह गया था वहां पर माइनॉरिटी वोट्स काफी हैं और पिछली बार मैंने वोट दिया था 2013 के अंदर असेंबली इलेक्शन के अंदर, और जो आज मैंने देखा मेरे को लगता है कि माइनॉरिटी वोट का फैसला करने वाली हैं। पोलराइजेशन अगर दिल्ली में हो गया तो उसका नुकसान दोनों को हो सकता है। पोलराइजेशन से बीजेपी को फायदा हो सकता है और मुस्लिम अगर बट करके वोट नहीं पड़ा तो बीजेपी को काफी नुकसान इसका हो सकता है। इसके लिए जो वोट पड़े हैं मुझे लगता है माइनॉरिटी और पिछड़े तबकों के लोग ज्यादा पड़े हैं, मिडिल क्लास के इलाकों में वोट बहुत कम पड़े हैं। प्रभु आपने किसको वोट डाला? मैंने किसको वोट डाला है ये रहे, देखो देखा। सीधे चलते हैं प्रोफेसर साहब के पास। प्रोफेसर साहब, आप तो समाजशास्त्री भी हैं, आपका यहाँ पर सेफोलॉजी का ज्ञान क्या कहता है? आप मुझे बताइए कि ये लंबी लाइनें किसके लिए हैं? देखिए, जब कभी मतदान के मौके पर आम लोगों का उत्साह ज्यादा रहता है तो उसका 2 ही अर्थ हो सकता है। या तो इतनी लोकप्रिय सरकार हो कि लोग उसको दोबारा मैंडेट देने जा रहे हैं, या फिर ऐसी परिस्थिति हो जिसको बदलने के लिए मध्यम वर्ग से लेकर के निम्न तक के लोग खड़े होकर कहें कि हमें बेहतर सरकार चाहिए। दिल्ली में जो परिस्थितियां हैं, राष्ट्रपति शासन किसी के लिए पसंद की चीज नहीं था, इसलिए मुझे लगता है कि लोगों ने कस के लंबी लाइनें लगा करके एक प्रतिनिधि सरकार के लिए वोट किया है। अब इसमें आम आदमी पार्टी ने बहुत 8 महीने अभियान चलाया, चुनाव कराओ चुनाव कराओ चुनाव कराओ, तो मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग तो उस संदेश के उत्तर में खड़े हैं। भाजपा को भी जरूर पहले से ज्यादा वोट मिलेगा। भाजपा को पहले से ज्यादा वोट मिलेगा, लेकिन कितना वोट मिलेगा? क्या एक डिसिसिव वोट होगा? नहीं, पहले से ज्यादा विधानसभा से या लोकसभा से? ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर लोकसभा से ज्यादा वोट मिल गया तो फिर छप्पर फाड़ के हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। सीधे चलते हैं एक बार संजय शर्मा के पास। संजय,
आप कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र में खड़े हुए हैं, क्या किरण बेदी दिखाई दी एक बार फिर से? दीपक जी, यहाँ पर किरण बेदी कुछ ही देर में पहुंचने वाली है। हम उनके चुनाव कार्यालय में मौजूद है। यहाँ पर बस यहाँ पे कुछ ही क्षणों बाद आने वाली है। चुनाव का काम खत्म हो चुका है, मतदान समाप्त हो चुका है। अब यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके असेसमेंट का काम शुरू होगा। 65% से ज्यादा पोलिंग कृष्णानगर में हो चुकी है। पूरे दिल्ली में करीब 60 से ज्यादा % की पोलिंग मानी जा रही है। किरण बेदी इसको उत्साहजनक मान रही है और आगे भी मान के चल रही है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। इसके लिए काफी आशान्वित है वो, और अपना रोड मैप भी बताने लगी कि उनको सीएम बनके क्या क्या काम कर रहे हैं दिल्ली में, किस तरीके से पूर्वी दिल्ली की गंदी बस्तियां, किस तरीके से जो भीड़ है यहाँ की, उसको भीड़ को का प्रबंध करना है, यहाँ पे ट्रैफिक का इंतजाम करना है, मेट्रो लाइनों को और बढ़ाना है, उसका काम आगे बढ़ाना है, ट्रैफिक कंजेक्शन को दूर करने की प्रॉब्लम है, जो जितनी समस्या सबको दूर करना है। सारा रोड मैप अब किरण बेदी यहाँ पर जनता को बताने लगी है। कृष्णानगर को लेके भी उनके मन में जो जो दिक्कतें हैं, जो जो उनका प्लान बना है, वो भी अब सामने लाने लगी। दीपक जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय। रोड मैप अभी से बनने लगा है सर, इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुआ अशोक टंडन जी, और रोड मैप आने लगा है किरण बेदी जी का। दीपक, एक बात मैं पहले कहना चाहूंगा कि हमारे जितने भी मित्र ये ज्यादा परसेंटेज के बारे में एक कन्वेंशनल विजडम की बात कर रहे हैं, हम एक बात भूल रहे हैं कि जो नई पीढ़ी आई है, जो नया वोटर बना है पिछले 5-10 साल में, उसमें जो उत्साह आया है लोकतंत्र में हिस्सा लेने का, डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने का, वो सारे कन्वेंशनल विजडम को तोड़ रहा है। और इसमें जो मीडिया की भूमिका है कि लोगों में जागरूकता पैदा करना, और इस इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में भी जिस तरह से लोगों में एक उत्साह पैदा किया कि वो उनके वोट का हक है और इसलिए उनको बाहर निकलकर वोट डालना चाहिए, और एक फेस्टिविटी के तौर पर आज देश में लोग इस चुनाव को देखते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ी जीत लोकतंत्र की है, क्योंकि पहले हम देख रहे थे कि लोगों में एक निराशा आने लगी थी कि अरे ये क्या है, इलेक्शन क्या है, पॉलिटिक्स गंदी है, सब पॉलिटिशियन चोर हैं। लेकिन हम कुछ कर सकते हैं, हम बदलाव ला सकते हैं, हम नई राजनीति ला सकते हैं। ये जो एक नए वोटर के मन में जो एक उत्साह जगा है और उसको मीडिया ने जिस तरह से एक फेस्टिविटी बनाया है, मैं समझता हूं ये उसका कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इलेक्शन में आ रहे हैं। और ये केवल दिल्ली में ही नहीं हो रहा, हमने हरियाणा में भी देखा और लोकसभा में भी देखा। तो मैं समझता हूं इसको हमें इसका स्वागत करना चाहिए कि उस देश में जहां निराशावादी एक वातावरण निकल पड़ा था राजनीति के प्रति, वो वापस उत्साह में आया है और नई पीढ़ी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही है। तो आपने जो बात कही कि जीत के बारे में आश्वस्त होना, वो तो देखिए स्वाभाविक है। दो बड़ी पार्टियां जिनके बीच में इस समय मुकाबला है, मैं समझता हूं कांग्रेस भी कम से कम 20 सीट पर एक अच्छा ट्रायंगुलर कंटेस्ट तो कम से कम दे रही है। तो ये कह देना कि ये केवल बाइपोलर हो गया है, मैं इससे मानता नहीं हूं। मेरा अभी भी मानना है कि जब रिजल्ट आएंगे या आपके एग्जिट पोल आएंगे, आप देखेंगे कि कांग्रेस को जिस तरह से लोग बिल्कुल राइट ऑफ करके चल रहे हैं, वो नहीं होने वाला, क्योंकि कांग्रेस ने इस चुनाव में अपने सारे स्टालवार्ट्स को खड़ा कर दिया है, हारे हुए एमपीज तक को उतार दिया है, माकन तक को उतार दिया। तो ये लोग अपने दम पर कुछ ना कुछ तो ट्रायंगुलर कंटेस्ट करेंगे, और जिसके कारण रिजल्ट कुछ अचानक अलग भी हो सकते हैं, कम से कम इन 20-25 सीटों में 3 ट्रायंगुलर कंटेस्ट होने के कारण। सो हम देखते हैं कि एग्जिट पोल में क्या सामने आता है, लेकिन बड़ा ही दिलचस्प रोचक चुनाव है। नई पीढ़ी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। मैं समझता हूं ये हमारे लिए और लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी बात है। शीतल, आप सवाल पूछे उससे पहले मैं एक वादा करना चाहता हूं अपने दर्शकों को, और ये वादा वो वादा है कि आप दिल थाम कर बैठे रहिए, क्योंकि जो परिणाम आने वाले हैं, मेरे पास जो ट्रेंड आए हैं मैं उसको बता नहीं सकता 6:30 बजे से पहले, वो इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होगा। वो इतने चौंकाने वाले हैं, इतने चौंकाने वाले हैं कि आप अपनी कुर्सी पर जमे रहेंगे। तो जो फर्स्ट कट है उसके लिए आपको सिर्फ 15 मिनट इंतजार करना है। आप जमे रहिए, आप अपना सवाल वायलेशन होगा। वो इतने चौंकाने वाले हैं, इतने चौंकाने वाले हैं कि आप अपनी कुर्सी पर जमे रहेंगे। तो जो फर्स्ट कट है उसके लिए आपको सिर्फ 15 मिनट इंतजार करना है। आप जमे रहिए, आप अपना सवाल पहले ही बता दिए आने वाले हैं, तो इसका पहले ही बता दिए क्या आने वाला है।
नहीं सर, वो किसी के भी फेवर में हो सकता है। नहीं, ये क्या हुआ किसी के फेवर में, फिर तक उससे खबर क्या हुई? यही खबर है कि वो किसी के भी फेवर में चौंकाने वाले हो सकते हैं। चलिए थोड़ा सस्पेंस, 15 मिनट की बात है, 15 मिनट में सब पहले रुझान आ जाएंगे तो सब स्पष्ट होने लगेगा। लेकिन जैसा कि अभी भी सर ने कहा कि हमें कांग्रेस को राइट ऑफ नहीं करना चाहिए और कांग्रेस ने अपने सारे दिग्गजों को, हारे हुए पुराने उम्मीदवारों को भी उतार दिया है, एमपीज को भी, लेकिन हम ये भूल जाए कि वो हारे हुए हैं जिस तरह से कांग्रेस हारी। अशोक जी ने कहा बात ठीक है, पर पिछले 1 साल के अंदर 15 लाख नए वोट तो नहीं जुड़ गए। जिन लोगों ने पीछे वोट नहीं दिया था उन्होंने ज्यादा वोट दिया इस बार। अगर मैं ठीक हूँ तो बता रखना कि 1 साल के अंदर 15 लाख वोट नहीं जुड़ सकते इस सिटी के अंदर। तो कई लोगों ने जो वोट नहीं दिया तो इनका नहीं, फेस्टिविटी जरूर है। इस बार जो लोग निकल के 70% वोटिंग होती है दिल्ली के अंदर, जैसे ये कहने हैं चुकाने वाले कोई रिजल्ट आने वाले हैं, कोई लहर तो है। 12 लाख वोट अगर ज्यादा पड़ते हैं, 12 लाख में से जिसकी तरफ 4, 5, 6 लाख चले गए एक्स्ट्रा, वो तस्वीर बदल देगा। यानी कि मेजोरिटी इतनी आएगी जिसकी हमें उम्मीद नहीं है। कांग्रेस चौंका सकती है, मतलब उस तरह से नहीं, लेकिन पूरी तरह से राइट ऑफ ना करने की स्थिति नहीं, कांग्रेस कोई तो राइट ऑफ होगा इसमें, मतलब जिसकी 5 से सीटें नीचे जाएंगी। अगर ये जो कह रहे हैं चौंकाने वाले हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कोई ऐसी पार्टी है जिसकी 5 सीटें भी नहीं आएंगी। 2 पार्टियों में कोई पिसेगा। दो पार्टी। सुधांशु भाई, मैं आपका चाहता हूं, मुझे कमर्शियल ब्रेक लेना है क्योंकि बाद में मेरे ब्रेक रुक जाएंगे। लेकिन जाने से पहले हम आपको बता दें कि आपने ऐसा एग्जिट पोल कहीं नहीं देखा होगा, क्योंकि 1 से लेकर 70 तक सब कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिजल्ट हम आपको बताएंगे। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिजल्ट हम आपको बताएंगे, चाहे लक्ष्मी नगर हो, चाहे विश्वास नगर हो, चाहे कालकाजी हो, चाहे वो ग्रेटर कैलाश हो, मालवीय नगर हो या फिर आरके पुरम। अगर आपको जानना है तो जमे रहिए हमारे साथ। मिनटों में सबसे सटीक एग्जिट पोल, क्योंकि हम एक एक सीट की बात करेंगे, आपको 70 सीटों के नतीजे दिखाएंगे। एक्सिस और इंडिया न्यूज का ये एग्जिट पोल है, आपको बताएंगे 1 से 70 विधानसभा सीटों पर क्या कहता है हमारा एग्जिट पोल। बिल्कुल, और इसके लिए अब ज्यादा इंतजार आपको नहीं करना होगा, केवल 4 से 5 मिनट का इंतजार है। और वाकई जैसा दीपक कह रहे हैं, वो जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो आपको पूरी तरह चौंका सकते हैं। एक इलाके का एग्जिट पोल आपके सामने हम लेके आएंगे आपसे कुछ ही मिनट में। अपनी बहस को आगे बढ़ाते हैं। अगर वाकई ये लहर एक पार्टी की तरफ होती हुई दिख रही है, अगर इस तरह का भारी उलटफेर है, तो फिर ये हम समझे कि आखिरकार दिल्ली की जनता ने अब डिसाइसिव मोड में आ गई थी। उन्होंने तय कर लिया था कि अब हमें और लटकाना नहीं है। मैंने आपको पहले कहा था, जो इलाके जिसमें वोटिंग पड़ रही है, नॉर्थ ईस्ट जैसे मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, वहां पर जैसे ईस्ट है, ये माइनॉरिटी वोट्स जहां पर वेस्ट है, ये माइनॉरिटी वोट यहाँ पर सारी की सारी ज्यादा पड़ती है। रूरल बेल्ट है वेस्ट दिल्ली के, क्योंकि पिछली बार अगर देखें रैना का रिजल्ट आप उठा कर, जाट्स ने बीजेपी को वोट नहीं दिया था। उनकी सीटें आई थी जरूर, पर जाट बेल्ट के अंदर अगर मैं ठीक हूं तो बीजेपी को वोट नहीं पड़ा था। तो जाट बेल्ट जितनी वेस्ट दिल्ली की पड़ती है और ईस्ट की जितनी मुस्लिम, अगर वहां पर वोट इतनी ज्यादा संख्या में पड़ा है तो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है वो। अब क्या है आपका बेल्ट कहता है मेरे को पता नहीं है, परंतु इस वोटिंग ट्रेंड से अगर ये वोटिंग ट्रेंड है तो बीजेपी के लिए खबर अच्छी नहीं है। पिछले चुनाव में सबसे अधिक 72.63% वोट सीमापुरी में हुआ था और सबसे कम पूरी दिल्ली में 58% वोट ओखला सीट पर हुआ था। तो माइनॉरिटीज ओखला में बड़ी संख्या में है, मगर वहां कम हुआ। ओखला में कांग्रेस नहीं, ओखला में तो फ्रेंड्स कॉलोनी पड़ती है। हाँ, फ्रेंड्स कॉलोनी पड़ती है, ये हमको भूलना नहीं चाहिए। फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चौंकाने वाला एग्जिट